नमस्कार दोस्तों, मैं संजय खाखिल। आपके YouTube चैनल संजय मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले लेक्चर 6 तक मनोविज्ञान के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में अलग अलग महत्व लाए। लास्ट लेक्चर में हमने व्यवहारवाद और शैक्षणिक सिद्धांतों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब शैक्षणिक सिद्धांतों के बाद में हम आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शैक्षणिक महत्व कि शिक्षा का क्या महत्व है, किस तरीके से शैक्षणिक महत्व को तवज्जो दिया जाता है, किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। शैक्षणिक महत्व का क्या काम होता है, कहाँ कहाँ पर इसको हम यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक महत्व की। शैक्षणिक महत्व के अंदर क्या उद्देश्य होता है इसका, क्या इसका महत्व है, वो हम बात करते हैं। तो इसका पहला महत्व होता है कि मंदबुद्धि बालकों को सिखाने में सहायता प्रदान करना। मंदबुद्धि बालकों को सिखाने में सहायक प्रदान करना किस तरीके से, जिस तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, जिनको अक्सर ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं आता है, उनको पढ़ाने, समझाने, लर्न करवाने के अंदर शैक्षणिक महत्व सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। अब हम आगे बात करते हैं अभ्यास की निरंतरता पर सर्वाधिक बल देना। अभ्यास की निरंतरता पर सर्वाधिक बल देना शैक्षणिक महत्व होता है। यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने से पहले उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, उसकी निरंतरता होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। ये शैक्षणिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो असफलता में सफलता को ढूंढना। असफलता में सफलता को किस तरीके से ढूंढना होता है, जिस तरीके से मान लो हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमने कंपटीशन एग्जाम लिखा, उस एग्जाम में किसी कारणवश स्टूडेंट असफल रहा, लेकिन क्या वो उस एक असफलता से हार मान के उसकी कोशिश करना छोड़ देगा? नहीं। शैक्षणिक महत्व ये कहता है कि जब अगर आपको कोई भी असफलता प्राप्त हुई है तो अगर आप उसमें निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी महत्व को इसने डायरेक्टली बोला है, असफलता में सफलता को प्राप्त करना। और नेक्स्ट है सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना। सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं आपने 3rd ग्रेड रिट की एग्जाम दी, आप पास हो गए, नौकरी लग गई, उसके बाद में आप सफल हैं, लेकिन उसके बाद में आगे आने वाली एग्जाम 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, आरएएस और डिफरेंट डिफरेंट सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स हैं, उनके बारे में आपको निरंतर अभ्यास करना, निरंतर लर्निंग प्रोसेस रखना, निरंतर आपको तैयारी रखना, आगे से आगे आपको सफलता मिले, दूसरी पोस्ट पे आप कब्जा करते रहें, सफल होते रहें। इसको हम बोलते हैं शैक्षणिक महत्व के अंदर सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना। अब नेक्स्ट हमारा है शैक्षणिक महत्व आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता है। मान लो हम किसी क्लास के अंदर जाके टीचिंग करना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है कि क्या मैं ये टीचिंग कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी है। तो उस चीज को, आत्मविश्वास को क्रिएट करना, वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? शैक्षणिक महत्व है। क्यों? क्योंकि शैक्षणिक महत्व के थ्रू हम उस चीज के बारे में आत्मनिर्भर बनाते हैं, आत्मविश्वास क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के अंदर कि अगर आप ये चीज करोगे तो इसमें आप सफल हो जाओगे। जिस तरीके से हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जब एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है तो आत्मविश्वास है वो कमजोर होने लग जाता है कुछ स्टूडेंट्स का।
तो उसके अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बुक्स और उनकी हेल्प से अगर हम कंटिन्यूअसली रेगुलर तैयारी रखेंगे तो धीरे धीरे जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम एक दिन उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो शैक्षणिक महत्व का सबसे ज़रूरी काम है आत्मविश्वास में वृद्धि करना, आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करना। और छठा है अनुभव द्वारा सीखने में सहायता प्रदान करना। अनुभव द्वारा सीखने में सहायता प्रदान कर देना। मान लो अनुभव हमें टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने किसी दूसरी क्लास में मान लेते हैं हमें 8th क्लास तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन 9th क्लास में नहीं पढ़ाया, लेकिन हमारे पास अनुभव है पढ़ाने का, तो हम उसी अनुभव से सीख करके दूसरी 9th क्लास में हम पढ़ा सकते हैं। तो इसी चीज़ को शैक्षणिक महत्व के द्वारा समझाया गया है कि अनुभव द्वारा सीखने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्राप्त करना। आत्मनिर्भर आदमी कब बनता है? जब खुद का कुछ बिजनेस हो, खुद का व्यवसाय हो। इन सारी चीज इन सारी चीजों के लिए शैक्षणिक महत्व बहुत जरूरी होता है। जब हम एजुकेशन, शिक्षा के बारे में जानते हैं, उसके महत्व के बारे में जानते हैं, तो अपने आप में हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। और 8वां है बालकों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने में सहायता प्राप्त करना। बालकों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने में सहायता प्राप्त करना, ये क्या है? शैक्षणिक महत्व होते हैं। अब शैक्षणिक महत्व के साथ साथ में क्रिया प्रसूति का सिद्धांत होता है। क्रिया प्रसूति का सिद्धांत होता है, वो क्या होता है हम उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्रिया प्रसूति का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने किया। कब किया? 1938 में। 1938 में। कहाँ किया? अमेरिका में किया। और इसके साथ में कुछ और फिलोसोफर थे, कुछ और साइंटिस्ट थे जिनका कुछ नाम है। पहला था आरएस थ्योरी से, दूसरा था सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, तीसरा था अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत और चौथा था अधिगम का श्रृंखला का सिद्धांत। अब इन सारे सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम स्किनर की बात करते हैं कि क्रिया प्रसूति का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। स्किनर के अनुसार, स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक एवं क्लार्क हल के सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक और क्लार्क का सिद्धांत मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूं, तो ये उसी सिद्धांत पर आधारित है। किस तरीके से आधारित है? स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत से एसआर तत्वों को लेकर उसे आरएस में परिवर्तित किया था। स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत से एसआर तत्व को लेकर के आरएस तत्व में परिवर्तित किया था एवं क्लार्क हल के सिद्धांत के अनुसार पुनर्बल तत्व को स्वीकार किया था। क्रिया प्रस्तुत का आशय। अब क्रिया प्रस्तुत का आशय क्या होता है? क्रिया प्रस्तुत का आशय होता है वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपन के व्यक्ति को इच्छा पर निर्भर करता हो, क्रिया प्रस्तुत कहलाता है। क्रिया प्रस्तुत का आशय अभ्यास क्या कहलाता है? वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपन के व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, उसे क्रिया प्रस्तुत का आशय कहते हैं। जिस तरीके से चलना, फिरना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना एवं दैनिक जीवन के कार्य करना, ये सारी क्या है? क्रिया प्रस्तुत का आशय है, क्रिया प्रस्तुत का अभ्यास है। यानी हम डे टू डे लाइफ में जो काम कर रहे हैं, जो चीजें करते हैं, वो सारी हमारी क्रिया प्रस्तुत से ही जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। अब स्किनर के अनुसार हम बात करते हैं कि स्किनर ने क्या कहा, उसके अकॉर्डिंग ये अनुक्रिया और निरंतर अनुक्रिया ये क्या चीजें होती हैं।
तो स्किनर के अनुसार जब हम बात करते हैं तो स्किनर ने बोला था कि बालक बालिकाओं को निरंतर अनुक्रिया करते रहना चाहिए तथा अनुक्रिया के माध्यम से या क्रिया के समाप्ति के तत्काल बाद बालक बालिकाओं को पुनर्बल प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने पर बालक वह क्रिया करने लगता है जिससे वह शिक्षक चाहता है। स्किनर के अनुसार क्रिया अनुक्रिया का क्या होता है कि बालक बालिकाओं को निरंतर अनुक्रिया करते रहना चाहिए तथा अनुक्रिया के मध्य या क्रिया के समाप्ति के तत्काल बाद बालक बालिकाओं को दोबारा वही क्रिया अनुक्रिया करने के लिए पुनर्बल प्रदान करना चाहिए। अगर ऐसा हम बालक बालिकाओं के साथ में लगातार निरंतर करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो वही काम करने लग जाते हैं जिस तरीके का व्यवहार शिक्षक चाहता है। आपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए स्किनर ने सफेद कबूतर तथा चूहे पर प्रयोग करके देखा। अपने सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि उसका रिजल्ट देने के लिए स्किनर ने कबूतर और चूहे का प्रयोग करके देखा। तो उद्दीपन, उसने एक दाना तैयार किया। दाने में क्या होता है? उद्दीपन प्रक्रिया होती है, अभिप्रेरणा होती है, अप्रत्यक्ष होता है। इससे पहला उसने लिया कबूतर, सफेद कबूतर लिया, ये दाना उसने यहाँ पर बिखेर दिया। उसके बाद में यहाँ पर कबूतर को छोड़ दिया, कबूतर को छोड़ दिया। इधर उसने फिर डॉट डॉट किया, दाना यहाँ पर बिखेर दिया और उसने चूहे को छोड़ दिया। अब ये जो दाना है, यहाँ पर भी दाना है और यहाँ पर भी दाना है। इधर की साइड में कबूतर है, इधर की साइड में चूहा है। दोनों क्या काम करेंगे? उस दानों को, कबूतर भी दाना चुगना चाहता है, चूहा भी उस दाने को खाना चाहता है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं। उसी प्रोसेस को बार बार क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। उसी प्रोसेस को बार बार क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। ये जो दाना है ये क्या है? अनुक्रिया के मध्य है और उसके ऊपर क्या कर रहा है? वो अनुक्रिया के अंदर वो पुनर्बल दे रहा है, यानी कि बार बार उसी क्रिया को वो क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। उस दाने को चुगने की कोशिश कर रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। क्रिया करने की गति में वृद्धि, त्रुटियों में कमी क्या कहलाती है? अधिगम प्रणाली कहलाती है। क्रिया करने की गति में वृद्धि और त्रुटियों में कमी क्या कहलाता है? आखिर में अधिगम प्रणाली कहलाता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बताया। अब स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु 4 प्रकार के पुनर्बल बताए, पुनर्बलन बताए। कौन कौन से पुनर्बलन बताए? पहला बताया उसने कर्मिक पुनर्बलन, दूसरा बताया निश्चित पुनर्अंतराल पुनर्बलन, तीसरा उसने बताया निश्चित अनुपात पुनर्बलन और चौथा उसने बताया परिवर्तनशील पुनर्बलन। अब इनमें हम बात करते हैं, इन चारों पुनर्बलन को 2 प्रकार से देना चाहिए। 2 प्रकार से किस तरीके से देखना चाहिए? पहला नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। पहला नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। तो स्किनर के अकॉर्डिंग हम इन्हीं सारी चीजों की बात करते हैं। स्किनर ने कहा, स्किनर का सिद्धांत थार्डनाइट के प्रभाव के नियम पर आधारित था। ये बात हमने पहले पढ़ ली है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि स्किनर का सिद्धांत थार्डनाइट राइडक के प्रभाव के नियम पर आधारित था। स्किनर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु 2 प्रकार के व्यवहार बताए। उसने 2 प्रकार के कौन कौन से व्यवहार बताए? पहला उसने बताया प्रतिकारात्मक व्यवहार, जो एस टाइप इलेक्ट्राइड पे डिपेंड करता, और दूसरा उसने बताया क्रिया प्रस्तुति का व्यवहार, जिसको आर टाइप इमे टाइप निर्गमित बोलते हैं। तो सबसे पहला उसने जो व्यवहार बताया, प्रतीकात्मक स्किनर ने व्यवहार बताया, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एस टाइप इलेक्ट्राइड के बारे में हम बात करते हैं। वह व्यवहार
जिसका संचालन सीधा उद्दीपक के माध्यम से होता हो प्रतीकात्मक व्यवहार कहलाता है। किस तरीके का व्यवहार? जिसका संचालन सीधा उद्दीपक के माध्यम से होता हो प्रतीकात्मक व्यवहार कहलाता है। जैसे आंख में तिनका गिरने पर आंख से आंसू आना, ये क्या है? प्रतीकात्मक व्यवहार है कि हमारे आंख में कुछ गिर गया तो डायरेक्टली आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। खतरा देखते ही आंखों का बंद हो जाना, खतरा देखते ही आंखों का बंद हो जाना, ये भी क्या है? प्रतीकात्मक व्यवहार है। जिस तरीके से बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसको सामने खतरा दिखाई देता है, उसी तरीके से अगर हमारे आंख में कुछ भी गिर जाता तो हमारे आंख से सीधा आंसू ही बहने लग जाते हैं। ये क्या है? प्रतीकात्मक व्यवहार होता है। एस टाइप इलेक्ट्राइड व्यवहार होते हैं। दूसरा उसने स्किनर ने क्या दिया? दूसरा उसने क्रिया प्रसूत व्यवहार दिया जो आर टाइप का होता है। इमेटाइड निर्गमित होता है वह व्यवहार जिसका संचालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्रिया प्रस्तुत करता है। क्रिया प्रस्तुत व्यवहार क्या होता है कि उस टाइप का व्यवहार, उस तरीके का व्यवहार जिसका संचालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, क्रिया प्रस्तुत कहलाता है, क्रिया प्रस्तुति का व्यवहार कहलाता है। जैसे करके सीखने का प्रतिपादन जॉन डेवी ने दिया, करके सीखने का अनुसरण स्किनर ने दिया। जैसे हमने पढ़ा था क्रिया प्रस्तुति का व्यवहार इच्छा पर डिपेंड करता है, तो हम देखते हैं उसका एग्जाम्पल टेलीफोन की घंटी बजने पर बात करना या ना करना उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आप उससे बात करना चाहते हैं, उसके कॉल आती है, रिंगटोन बजती है तो आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। वरना अगर आपने उसके साथ झगड़ा कर लिया, आपने अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर लिया और अगर उसका कॉल आता है तो आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी अनुक्रिया है, उसी पे डिपेंड करता है। अब शैक्षणिक महत्व है। अब इसका शैक्षणिक महत्व क्या था? शैक्षणिक महत्व के बारे में हम फिर से बात करेंगे। तो इसका शैक्षणिक महत्व था सामान्य बालकों को सिखाने में इसकी सहायता प्रदान करना, अनुक्रिया की निरंतरता पर सर्वाधिक बल देना, नकारात्मक रूप से पुनर्बल न देना, अभिकर्मित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित होता है, मनोरोगियों का उपचार करने में सहायता प्रदान करना, बालकों को निंदात्मक व उपचारात्मक शिक्षण करवाने में सहायता प्रदान करना, करके सीखने के नियम पर आधारित, और लास्ट होता है बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में सहायता प्रदान करना, अभिप्रेरित करने में सहायता प्रदान करना। अब दूसरी चीज हमारा है पुनर्बल का सिद्धांत। पुनर्बल का सिद्धांत प्रतिपादन सिद्धांत पे निर्भर करता है, जिसको क्लार्क हल ने दिया था। कब दिया था इसको? 1915 में दिया था। प्रस्तुत किसने किया था? किसमें किया था? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के थ्रू इसने प्रस्तुत किया था। इसके अंदर अन्य नाम इसके पुनर्बल के सिद्धांत के कौन कौन से अन्य नाम हैं? प्रबलन सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, व्यक्त स्थिति का व्यवहार सिद्धांत, अधिगम का क्रमबद्ध सिद्धांत, अधिगम का यथार्थ सिद्धांत, अधिगम का अवतलन सिद्धांत और आवश्यकता की मांग पूर्ति का सिद्धांत और गणितीय गणना का सिद्धांत। ये सारे इसके दूसरे नाम हैं। ये सारे इसके पुनर्बल के सामान्य नाम हैं। इन्हीं सारी चीजों से हम सीखते हैं। क्लार्क हल का यह सिद्धांत थार्नाइड एवं पावलोन के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत थार्नाइड के प्रभाव के नियम एवं पावलोन के अनुबंध
तत्व पर आधारित है। दूसरी चीज, क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता अनुसार पूर्ति पर सर्वाधिक बल दिया है, क्योंकि हल के अनुसार जिस तत्व से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है, व्यक्ति उस तत्व को सीख लेता है और व्यक्ति की आवश्यकता अनंत होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। अतः व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया भी कभी समाप्त नहीं होती है। जिस तरीके से हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता हमें किस चीज की होती है? भोजन की होती है, जो किस क्रिया से संबंध रखता है? उद्दीपन क्रिया से संबंध रखता है। अब आवश्यकता हमें शारीरिक भी होती है, आवश्यकता हमें मानसिक भी होती है। आवश्यकता हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके की होती है। तो शारीरिक जो आवश्यकता होती है और मानसिक आवश्यकता होती है, उन दोनों चीजों को मिलाकर के क्या होता है? अंत्योदन, पर्णोदन, चालक, ड्राइव, ये सब क्या है? एक भूख है। ये क्या है? सब एक लालसा है, एक इच्छा है। पर्णोदन, चालक, ड्राइव, अंत्योदन। अब ये एक इससे इच्छा, भूख, लालसा, इनको क्या कह सकते हैं? हम अभिप्रेरणा कह सकते हैं। और अभिप्रेरणा से क्या बन के तैयार होता है? अनुक्रिया तैयार होता है। और अनुक्रियाओं से क्या क्रिएट होता है? बाधाएं क्रिएट होती हैं। और बाधाओं पे क्या दिया जाता है? पुनर्बल दिया जाता है। और पुनर्बलन से क्या होता है? उद्देश्य की समाप्ति हो जाती है। पुनर्बल से क्या होता है? उद्देश्य की समाप्ति हो जाती है। हम देखते हैं कि स्किनर के अनुसार आज तक का अधिगम का यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत रहा है, सबसे बेस्ट सिद्धांत रहा है स्किनर का। अधिगम का प्रतिपादन सिद्धांत क्या था? प्रतिपादन एडविन रे गुथ्री ने 1936 में ये प्रतिपादन किया था सिद्धांत का। इसने क्या कहा था कि किसी पूर्व अनुभव के माध्यम से नवीन समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया प्रतिपादन कहलाती है। ये बात मैंने पहले भी बताया था आपको, उद्दीपन में भी बताया था कि किसी पूर्व अनुभव के माध्यम से नवीन समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है। दूसरी चीज, गुथ्री के अनुसार जब उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों ही एक साथ प्रस्तुत हो जाएं, तो दोनों के मध्य एक संबंध, एक अनुभव का निर्माण हो जाता है। अतः उसी अनुभव का बाद में परिस्थितियों में अनुप्रयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन कहलाती है। गुथ्री के अनुसार जब उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों एक साथ प्रस्तुत हो जाएं, तो दोनों के मध्य एक संबंध, अनुभव का निर्माण हो जाता है। अतः उसी अनुभव का बाद में परिस्थितियों में अनुप्रयोग करने की प्रक्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं गर्म लोहे की रोड, हाथ का स्पर्श होना, हाथ का दूर हटना। भाई गर्म लोहे की छड़ है, उसको हाथ से हम स्पर्श करेंगे तो फटाक से दूर कर लेंगे। गर्म पानी की बाल्टी, हाथ को दूर रखना। दूध का जला छाछ को फूक फूक पर पीना। ये सारे इसके सिद्धांत हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, गुथ्री ने अपने सिद्धांत में अधिगम को प्रभावी करते हुए उद्दीपन एवं अनुक्रिया के मध्य समीपता पर सर्वाधिक बल दिया था। गुथ्री के अनुसार उद्दीपन एवं अनुक्रिया की मध्य समीपता न होने पर अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। जिस तरीके से बिरबल की खिचड़ी, गुथ्री के अनुसार उसने मॉडिफाई किया। फिर गुथ्री के अनुसार
व्यक्ति अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अधिगम के इस सिद्धांत के अनुसार करता है। गुथ्री के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अधिगम के इसी सिद्धांत के अनुसार करता है। किस सिद्धांत के अनुसार करता है? क्षेत्रवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्षेत्रवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत, इन सारी चीजों को हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर ये मेरा 7वां लेक्चर है साइकोलॉजी मनोविज्ञान से रिलेटेड 1 बाय 1 टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंदर सब लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई भी लेक्चर अपडेट करूंगा रीड से रिलेटेड आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। दूसरी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को कि संजय मैथ्स एकेडमी एक दुनिया का ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय।